प्लेस ऑफ सप्लाई। देखो सोना है तो पीछे जा, पहले बोल रहा हूं देखो। हाँ, सेक्शन 12 पढ़ रहे थे, क्या था सेक्शन 12? प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज इन केस वेयर द रेसिपिएंट एंड द सप्लायर बोथ आर लोकेटेड इन द कंट्री, मतलब इंडिया में दोनों लोकेटेड होने चाहिए। सबसे पहले अपन ने पढ़ा था 12 सबसेक्शन 3, इमूवेबल प्रॉपर्टी के केस में या फिर इमूवेबल प्रॉपर्टी के अकोमोडेशन के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? प्लेस वेयर द इमूवेबल प्रॉपर्टी इज लोकेटेड। इट कैन बी इन रिलेशन टू द इमूवेबल प्रॉपर्टी, फॉर एग्जाम्पल आर्किटेक्ट का सर्विस, इंटीरियर डिजाइनर का सर्विस, ये सब, या फिर होटल में जाके रहना, अकोमोडेशन, या फिर शादी वगैरह करना, कोई भी इवेंट करना, ये सब केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द इमूवेबल प्रॉपर्टी। और मेरे को बताओ, अगर वही इमूवेबल प्रॉपर्टी दो अलग अलग स्टेट्स में लोकेटेड है तो वैल्यू ऑफ सप्लाई को कैसे स्प्लिट करेंगे? नाइट्स, कितने नाइट्स एक स्टेट में लोकेटेड है वैसा। अगर सेम इमूवेबल प्रॉपर्टी दो स्टेट्स में लोकेटेड है, कंटिन्यूअस स्टेट्स में लोकेटेड है, तो कौन से बेसिस पे स्प्लिट करेंगे? एरिया के बेसिस में। और हाउस बोट के केस में अगर वो हाउस बोट दो तीन अलग अलग स्टेट्स में जाती है बहते बहते, तो उस केस में कौन से बेसिस पे स्प्लिट करना है? टाइम स्पेंट इन ईच ऑफ द स्टेट एज डिक्लेयर्ड बाय द सर्विस प्रोवाइडर। फिर उसके बाद रेस्टोरेंट, पर्सनल ग्रूमिंग, फिटनेस, हेल्थ केयर, इन सब के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? वेयर द सर्विसेज आर परफॉर्म। उसके बाद एडमिशन टू इवेंट और एनी अम्यूजमेंट पार्क, इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन वेयर द इवेंट इज हेल्ड और द पार्क इज लोकेटेड। इसके बाद नीचे आ गए थे अपन, सर्विसेज सप्लाइड ऑन बोर्ड अ कन्वेयंस, प्लेन, ट्रेन, बस, वेसल, अगर इसके ऊपर कोई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है तो उसका प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? फर्स्ट शेड्यूल्ड पॉइंट ऑफ डिपार्चर विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। यहां तक कुछ दिक्कत है? पक्का? बड़े आ गया? चलो नीचे आ जाओ। बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस, बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस 12 सबसेक्शन 12। करें इसको। बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करता है, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है बैंक, बताइए एक बार। लोन देता है, इज इट सप्लाई ऑफ सर्विस? और लॉकर चार्जेस वगैरह होते हैं, तुम लोग लॉकर में जाके अपने गहने रख सकते हो। क्रेडिट कार्ड सर्विस हो गया, एटीएम सर्विस हो गया, यूपीआई सर्विस हो गया, फॉरेक्स कार्ड सर्विस हो गया, सब कुछ आ गया। इन सारे केसेस में क्या बोल दिया? बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विस। अदर फाइनेंशियल सर्विस में क्या क्या आ सकता है? ब्रोकिंग सर्विस बोल दो, स्टॉक ब्रोकिंग, ये अदर फाइनेंशियल सर्विस में आ गया। एसेट मैनेजमेंट आ गया। एसेट मैनेजमेंट मतलब किसी के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन उसके पास दिमाग नहीं है कि उसको इन्वेस्ट कैसे करना है, तो उसने दिया ऋषि को, ऋषि ने बोला सर आपके लिए मैं आपका एसेट मैनेज करूंगा, आप मुझे फीस दे देना, ये आ जाएगा इसमें। और क्या आ सकता है? एनबीएफसी सर्विस आ सकता है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के सर्विसेज, और म्यूचुअल फंड हाउस आ गया। जो भी सारी ऐसे फाइनेंस रिलेटेड सर्विस है उन सब केसेस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी। इधर एक थोड़ा नया चीज है, इधर बोल दिया प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। क्या बोल दिया? प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी एड्रेस ऑफ द रेसिपिएंट। जो भी बैंक के पास या फिर बाकी सारे फाइनेंशियल कंपनीज के पास एड्रेस रहेगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझाए क्या? नई चीज आ गई यहाँ पे, डायरेक्टली बोल दिया कि जो भी रेसिपिएंट का एड्रेस होगा उसको तुम लोग मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई। सिंपल, क्लियर है? ऐसा क्यों किया रहेगा? मल्टीपल ब्रांचेस से काम होता है, मल्टीपल एटीएम लोकेशन से काम होता है, हर एक लोकेशन को ट्रैक करना डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। घर बैठ के भी नेट बैंकिंग से काम होता है, उसमें कैसे ट्रैक करेंगे कि सर्विस कहाँ से प्रोवाइड हुआ? सिंपल बोल दिया कि रेसिपिएंट का जो एड्रेस है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। समझे?
क्या? जो तुम लोग अकाउंट ओपनिंग के टाइम पे दोगे ना, दैट एड्रेस। ठीक है, लिखो इसमें। पर्पस समझा है ना इसका? एग्जाम में पर्पस वगैरह पूछने नहीं वाले, लेकिन तुमको मालूम रहना चाहिए ऐसा क्यों किया है। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड other financial services yes shall be हाँ ऑब्वियसली बाद में बात करेंगे इस पर। द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ बैंकिंग एंड अदर फाइनेंशियल सर्विसेज शैल बी द लोकेशन shall be the location of the recipient on the records of the supplier of service. रेसिपिएंट कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है, रजिस्टर्ड हो कि अनरजिस्टर्ड हो फर्क नहीं पड़ता है। बैंक के पास जो तुम्हारा एड्रेस रहेगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ठीक है, ब्रैकेट में लिख दो, दिस ऑल्सो इंक्लूड्स स्टॉक ब्रोकिंग सर्विस। फर्क नहीं पड़ता तो उसका लोकेशन हो जाएगा। जरूरी नहीं है सर, तो क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन अपन ने सीखा है क्या अब तक? फिर हाँ IGST लगा था, रजिस्ट्रेशन सीखा ही नहीं ना अपने अब तक। फिर जब रजिस्ट्रेशन सीखेंगे तब उस पे आएंगे। अब इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लियर है आलोक? कुछ डाउट इसमें? सर अगर रेसिपिएंट का एड्रेस ही नहीं है तो सप्लायर का एड्रेस। देखो 99% केसेस में एड्रेस तो होगा ही, लेकिन अगर 1% ऐसा कुछ केस आता है जिसमें एड्रेस है ही नहीं, तो उस केस में क्या बोल दिया इन लोगों ने, सप्लायर का जो एड्रेस रहेगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। ऐसा कभी हो सकता है क्या? कभी कोई केस में हो गया तो उस केस में, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नोट पड़े और मेरे नोट फट गए, ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, SBI के, अभी तो क्या कर दिया कोई भी बैंक में जा सकते हो, लेकिन पहले कैसा था कि तुमको SBI के ब्रांच में जाना पड़ता था टू एक्सचेंज दोज नोट्स। तो उस केस में बैंक इज प्रोवाइडिंग सर्विस। मान लो उन लोगों ने कुछ फीस चार्ज कर दी, बट उनके पास तो तुम्हारा एड्रेस ही नहीं है, तुम्हारा SBI में तो अकाउंट ही नहीं है। रैंडमली समझो आलोक उठ के चला गया SBI में टू एक्सचेंज द नोट्स और उधर 10 रुपये फीस पे करके आ गया, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द सप्लायर। अगर एड्रेस नहीं है देन इट विल बी लोकेशन ऑफ द सप्लायर। यस, क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रहता है दैट इज टैक्सेबल। उस केस में जो क्रेडिट कार्ड होल्डर है उसका जो एड्रेस रहेगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अच्छा अपन ने उसकी बात की थी, हाँ वो कस्टमर को नहीं दे रहा है, वो इंटर बैंक सर्विस है ना। हाँ तो अक्वायरिंग बैंक को सर्विस मिल रही है तो अक्वायरिंग बैंक का लोकेशन, इशूइंग बैंक को सर्विस मिल रही है तो इशूइंग बैंक का लोकेशन, वैसा नहीं। नहीं वो सेंट्रलाइज्ड होता है। यस हाँ, अरे आधार कार्ड का जब वेरिफिकेशन होता है ना तो उसके साथ एड्रेस भी आ जाता है। आधार जब वेरिफिकेशन करते हो ना बायोमेट्रिक, तो एड्रेस वो लोग अपने आप उसमें से कैच कर लेते। क्लियर है? नीचे लिख दो, इफ द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट इज नॉट अवेलेबल, if the location of recipient is not available, then place of supply shall be
लोकेशन ऑफ सप्लायर। इजी, पीछे क्लियर? जगह है क्या एग्जाम्पल के लिए? लिखो, यस लिखो, एक छोटा सा एग्जाम्पल लिख लेते। एग्जाम्पल, Mr. Aryan availed stock broking services from Upstocks। ये लोग जो इनका ब्रोकरेज वगैरह चार्ज करता है, दैट विल बी द कंसिडरेशन। उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ Mr. Aryan। प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ मिस्टर आर्यन। समझाए? कुछ दिक्कत इसमें? बढ़िया आगे। चलो अभी अपन 3-4 कनेक्टेड एंट्रीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है? और उन 3-4 एंट्रीज में क्या कनेक्शन है वो तुम लोग मुझे बताओगे। चालू करते हैं विथ 12(5). इसको मार्क कर रहा हूं मैं। जब अपनी ये सारी एंट्रीज पढ़ के हो जाएगी, तुम लोग मुझे बताना इन सब में क्या सिमिलैरिटी है। ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस, ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल सर्विस साइड में लिख देता हूं। कोचिंग सर्विस, क्या लिख दिया? कोचिंग सर्विस, जो इम्पैक्ट प्रोवाइड करता है, कोचिंग सर्विस। और क्या क्या आ सकता है ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल में? एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग करवाती है कंपनीज। समझो एम्प्लॉयज को कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने के लिए किसी एक बंदे को बुला लिया बाहर से, उसको पेमेंट कर दिया। तुम लोग बीच में गया था क्या? तो वो आरटीओ का कुछ तो भी ध्यान दे रहा। आरटीओ का एग्जाम देने से पहले, ड्राइविंग लाइसेंस का एग्जाम देने से पहले 2 घंटा तुमको वो देखना पड़ता है, अवेयरनेस ट्रेनिंग होता है कुछ, तो वो भी आएगा इसमें। और क्या क्या आ सकता है? आईसीआई का आईटी-ओटी जो तुमको इंटर के बाद करना होता है, ओरिएंटेशन ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग, जो भी है कोई भी प्रोवाइड कर रहा है। बस मैं बोल रहा हूँ ट्रेनिंग दे रहे हैं ना वो लोग कि रोड पे गाड़ी कैसे चलानी। स्कूल भी आ गया इसमें, और क्या? बट स्कूल तो वैसे एग्जाम टेस्ट, मैंने बोल लिया नहीं। समझा है क्या? ट्रेनिंग और परफॉर्मेंस अप्रेजल का मतलब क्लियर है? इधर एग्जाम्पल लिख लेता हूं मैं। सारे सेमिनार आ जाएंगे, कोई भी। समझो मैंने किसी बाहर किसी बड़े से बंदे को बुलाया, बड़े सीए को बुलाया इम्पैक्ट में कुछ ये स्पीच देने के लिए, तो वो भी आ जाएगा इसमें। एग्जाम्पल, एजुकेशनल सेमिनार्स, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स लिख दो, कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स। जब तुम लोग आर्टिकलशिप में जाओगे और कोई बड़ी फर्म में अगर ज्वाइन करते हो, तो इनका हर महीने कुछ ना कुछ एक कॉर्पोरेट ट्रेनिंग चलता रहता है। एक्सेल का ट्रेनिंग हो गया, पावर पॉइंट का ट्रेनिंग हो गया, कम्युनिकेशन स्किल्स का ट्रेनिंग हो गया, ये सब इसमें आ गया। इसके साथ साथ कोचिंग सर्विसेज लिख देता हूँ, कोचिंग सर्विसेज। आईटी-ओटी लिख दो, आईटी-ओटी। आईटी-ओसी होता है ओरिएंटेशन कोर्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ट्रेनिंग, 2 ही होता है। तो इस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी थोड़ा अलग है अभी, ठीक है? पहले चेक कर लो कि इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। क्या चेक करना है? इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या बन जाएगा? लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। क्या चेक करना है? इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। इसको शॉर्ट में बोल दूं क्या? B2B सप्लाई। B2B बोल सकते हो इसको। B2B मतलब क्या? मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड। सप्लायर तो ऑब्वियसली रजिस्टर्ड है इसमें, तभी अपने चैप्टर पढ़ रहे। और रेसिपिएंट क्या होना चाहिए इसमें? रजिस्टर्ड। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट।
क्लियर है क्या? और बाकी केसेस में प्लेस वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड, क्या बोल दिया? प्लेस वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। एजुकेशनल सेमिनार आरटीओ में प्रोवाइड किया था, तो मान लो आरटीओ विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। कॉर्पोरेट ट्रेनिंग मान लो रिलायंस में प्रोवाइड किया, रिलायंस के अंदर जाके प्रोवाइड किया, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी रिलायंस का ऑफिस। कोचिंग सर्विसेज प्रोवाइड किया गया इम्पैक्ट के इधर सेंटर में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी इम्पैक्ट का लोकेशन दैट इज नासिक। आईटी ओटी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाते हैं आईसीएआई भवन में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी आईसीएआई भवन। ठीक है, ऑब्वियसली ये एग्जेम्प्ट हो जाएगा, एजुकेशनल सर्विस में आता है इसलिए। मान लो अगर एग्जेम्प्ट नहीं होता तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाता? आईसीएआई भवन का लोकेशन। फ्री है तो ठीक है, मान ले कंसिडरेशन है, मान लिया कि टैक्सेबल है, ठीक है, कंसिडरेशन भी है टैक्सेबल भी है, तब जाके प्लेस ऑफ सप्लाई पहले केस में आरटीओ, सेकेंड केस में रिलायंस का ऑफिस, थर्ड केस में इम्पैक्ट का सेंटर, फोर्थ केस में आईसीएआई भवन। ये सब कब देखना है? जब रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो जो भी रेसिपिएंट का लोकेशन होगा दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोल, आ रहा हूँ 1 मिनट। बेसिक समझाए पहले, फिजिकल दुनिया में क्या होता है, फिर ऑनलाइन पे जाएंगे। समझाए बेसिक? क्या बोल दिया मैंने? इन सारे केसेस में अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, देन प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन वेयर सर्विसेज आर प्रोवाइडेड। ऑनलाइन में भी सेम। ऑनलाइन में मान ले कोचिंग सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड की गई, तो नीचे लिख देता हूं ऑनलाइन कोचिंग। ऑनलाइन कोचिंग पहले मैंने प्रोवाइड की रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को। किसको प्रोवाइड की? रजिस्टर्ड। सेकेंड उसमें अनरजिस्टर्ड। कोचिंग सेंटर लोकेटेड है नासिक में, रजिस्टर्ड बंदा लोकेटेड है दिल्ली में, और अनरजिस्टर्ड बंदा लोकेटेड है मान लो चेन्नई में। तो पहले केस में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? दिल्ली बन जाएगा, लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। सेकेंड केस में बताओ प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? सर्विस कहां से प्रोवाइड की? कंज्यूम उसने चेन्नई में किया ऑनलाइन मोड से, लेकिन प्रोवाइड कैसे की मैंने? नासिक से। तो सेकेंड केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? नासिक। इधर लिखता हूं प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली और इधर नासिक। अब तुम लोग सोच के बताओ, सेकेंड वाले केस में क्या रेसिपिएंट को आईटीसी क्लेम करने में प्रॉब्लम आएगा? रजिस्टर्ड ही नहीं है, इसलिए इतना दिमाग ही नहीं लगाना। पहले वाले केस में इंटर स्टेट सप्लाई की इंट्रा स्टेट सप्लाई, लोकेशन ऑफ सप्लायर नासिक, प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली, इंटर की इंट्रा, कौन सा टैक्स लगेगा? ये जो दिल्ली में बंदा बैठा है वो उसका क्रेडिट ले पाएगा क्या? ले पाएगा। सेकेंड केस में लोकेशन ऑफ सप्लायर नासिक, प्लेस ऑफ सप्लाई नासिक, इंटर की इंट्रा, कौन सा टैक्स लगेगा? महाराष्ट्र जीएसटी। सर लेकिन रेसिपिएंट तो चेन्नई में है, उसको महाराष्ट्र जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा ही नहीं, अनरजिस्टर्ड है, उसको चाहिएगा क्रेडिट। बस इतना ही दिमाग में रख के इन लोगों ने ये प्रोविजन बनाया, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया ही नहीं। रजिस्टर्ड रेसिपिएंट है तो उसका लोकेशन ले लो, उसको हर टाइम उसका क्रेडिट मिल जाएगा। अगर अनरजिस्टर्ड है तो ज़्यादा दिमागी मत लगाओ, जहाँ पे भी सप्लाई सर्विस प्रोवाइड की जा रही है दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो कुछ दिक्कत? हाँ तो सब लोग जब मेरा ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे उसमें डाल देंगे ना अपना कि रजिस्टर्ड है कि अनरजिस्टर्ड है। क्या ही प्रॉब्लम है उसमें? समझा क्या? जब मैं सर्विस दूंगा तब मैं उनसे मांगूंगा ना जीएसटी रजिस्ट्रेशन, उधर मैं पूछूंगा तुम लोग रजिस्टर्ड हो कि नहीं हो। रजिस्टर्ड हो तो तुम्हारा जीएसटी आईएन नंबर डाल दो, बात खत्म हो गई। क्लियर है क्या सबको? कुछ डाउट इसमें? लिखो प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस in relation to training and performance appraisal। लिखो उधर place of supply of service, place of supply of service, place of supply of service in relation to
training and performance appraisal. In relation to training and performance appraisal, two. In relation to training and performance appraisal, two. First, एक मिनट वाले, टू में फर्स्ट लिखना, अ रजिस्टर्ड पर्सन, टू अ रजिस्टर्ड पर्सन shall be the location of such person. क्लियर है? चिन्मय कुछ डाउट है क्या पीछे? अभिषेक ठीक. सेकेंड, a person other than registered person shall be the location where services are actually performed. बोलो कुछ डाउट? इजी एग्जाम्पल. सबसे पहले सप्लायर का लोकेशन लिख रहा हूं मैं, उसके बाद सर्विस कहाँ पे प्रोवाइड की, सर्विस प्रोवाइडेड एट, उसके बाद रेसिपिएंट का लोकेशन, आगे प्लेस ऑफ सप्लाई और टैक्स. सप्लायर का लोकेशन है नासिक, लिख लिख. सर्विसेज प्रोवाइडेड एट दिल्ली, रेसिपिएंट इज लोकेटेड एट गोवा. दो तीन ही आएंगे, थोड़ा नीचे आ जाएगा ना, नीचे वैसे भी पेज एंड हो रहा है तो गोवा. एंड ही इज रजिस्टर्ड, रेसिपिएंट ही और शी इज रजिस्टर्ड. और सर्विस तो ऑब्वियसली ट्रेनिंग वाली है, तो व्हाट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई हियर एंड टाइप ऑफ टैक्स. उसके लिए क्या रेलेवेंट हो जाएगा, सप्लायर का लोकेशन एंड रेसिपिएंट का लोकेशन. तो दोनों अलग अलग स्टेट में है, तो इट विल बी इंटर स्टेट लिख दो इधर, इंटर स्टेट और IGST. सेकेंड केस में सप्लायर इज इन नासिक, सर्विस प्रोवाइडेड इन नासिक, recipient is in Chennai but he is unregistered. Place of supply क्या बन जाएगा, इंट्रा. थर्ड में वापस सप्लायर नासिक में, सर्विस प्रोवाइड की दिल्ली में, रेसिपिएंट है चेन्नई में, मान लो दिल्ली में मान लो, चलो दिल्ली में मान लो उसको भी. थोड़ा खुद की आइडेंटिटी ला जरा, तुम ये सबको कॉपी करते रहता सिर्फ. प्लेस ऑफ सप्लाई नासिक की दिल्ली, कौन सा, ये वाला दिल्ली कि ये वाला दिल्ली, सर्विस प्रोवाइडेड एट ये वाला दिल्ली है ना. टैक्स कौन सा होगा, ओके हो गया, समझा है क्या? क्या बैंक वाला वापस कैसे,
अच्छा बैंक की बात कर रहे हैं, हाँ हाँ हाँ। अरे बैंक वाला थोड़ी ना एंट्री, ये किसका है? ट्रेनिंग एंड परफॉर्मेंस अप्रेजल का है ना ये तो। उसमें मैं वही बोला था, उसमें रजिस्टर्ड हो कि ना हो फर्क नहीं पड़ता है। बैंक के केस में इट इज ऑलवेज द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट ऑन द रिकॉर्ड्स ऑफ द बैंक और स्टॉक ब्रोकिंग फर्म। क्लियर? मेजॉरिटी क्यों ऐसा? हाँ क्योंकि हर एक बैंक की ब्रांच तो होती है। यस, नासिक दिल्ली दिल्ली है, हाँ। हाँ लेकिन सर्विस कौन दे रहा है वो देख पहले। मैं भाड़े पे ले रहा हूँ हॉल और सर्विस दे रहा हूँ, दो अलग अलग सप्लायर है इसमें। हाँ तो क्या हुआ, एक हो सकता है ना, उसमें क्या लिखा था मैंने उधर, नहीं ना? समझा है? ये फर्स्ट वाले के साइड में लिख देना B2B और उसके आगे इसे 5-6 स्टार बना देना। B2B और आगे 7-8 स्टार। क्लियर है? साइड में सा B2B लिख और उसके आगे स्टार बना दे। डन? बढ़े आगे, दिशा क्लियर? समझा ना? 12/7 की बात करें अभी। क्या है 12/7? इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस। ये आलोक वगैरह तू कर रहे क्या ये सब? ये हॉस्टल में तुम लोग डांडिया वगैरह अरेंज करते हो ना? मान लो जैन हॉस्टल को डांडिया खिलवाना है, ये आलोक ने बोला मैं डांडिया अरेंज करवाऊंगा, तो इसमें आलोक क्या बन गया? इवेंट ऑर्गेनाइजर। आलोक कौन सी सर्विस दे रहा है? इवेंट ऑर्गेनाइजेशन की सर्विस दे रहा है, तो आलोक क्या बन गया? सप्लायर ऑफ सर्विस। क्लियर है? अच्छा, एंट्री समझे क्या है? इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस, सारे टाइप के इवेंट आ जाएगा इसमें। बर्थडे पार्टी बोल दो, किसी बंदे ने किसी छोटी बच्ची का बर्थडे था, उसका बर्थडे अरेंज करवा के दे दिया। मैरिज, शादी अरेंज करवा के देना, काफी बड़ा बिजनेस है ये। इसमें कुछ डिग्री विग्री नहीं लगती है। सीए के बनने बाद अगर तुमको मैनेजमेंट में इच्छा हो घुसने की, मैरिज शादी अरेंज करवाना लोगों के, 3-4 करोड़ की शादी होती है और डायरेक्ट उस पर 10% का तुम्हारा रिटर्न है। एक शादी के पीछे 10%, एक दिन खाली तुमको तुम्हारा सब नेटवर्क बना के रखना होगा, एक दिन में तुम लोग 20 लाख कमा दोगे। 2 दिन जो भी है, हल्दी वगैरह सब एक दिन पे करवा लेना, क्या फर्क पड़ता है। सब आ जाएगा इसमें, बेबी शावर आ जाएंगे, सब कुछ आ जाएगा, हर एक टाइप का। कोई कॉर्पोरेट इवेंट ले ले, कॉर्पोरेट इवेंट, आईपीएल, समझो बीसीसीआई को मैच खिलवाते आता ही नहीं है, तो आलोक ने क्या बोला? आप टेंशन मत लो, आपके लिए आईपीएल मैं मैनेज करके दूंगा। समझा क्या? हर एक टाइप का इवेंट इसमें आ जाएगा। समझा है? इस केस में बोलो क्या होगा इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस के केस में? नहीं, इस पे भी वही है कि अगर सामने वाला बंदा रजिस्टर्ड है, इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड, देन द प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। अभी तुमको जो आगे की 4 एंट्रीज पढ़ाने वाला हो ना, उसमें ये चीज पहले आने ही वाली है कि अगर B2B सप्लाई है, B2B मतलब रजिस्टर्ड टू रजिस्टर्ड, अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है देन इट विल ऑलवेज बी द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। समझाएगा? इसका पर्पस समझो। मैं रेसिपिएंट हूं, मैं रजिस्टर्ड हूं, एंड आलोक इज द सप्लायर। आलोक है सप्लायर और मान लो उसके सामने है इंपैक्ट, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। ठीक है? क्लियर है? अभी इंपैक्ट को क्या चाहिए पता है क्या? आलोक बैठा है दिल्ली में, किधर बैठा है? दिल्ली में। मेरे को दिल्ली में एक इवेंट करना है, इंपैक्ट को क्या करना है? दिल्ली में एक इवेंट करना है, सीधा इंडिया गेट के सामने अपने को इवेंट करना है। तो ऑब्वियसली मैं लोकल एक इवेंट ऑर्गेनाइजर को हायर करूंगा ना, जिसको सिटी के बारे में पता हो। मैं इधर नासिक वाले बंदे को बोलूंगा क्या तू दिल्ली में अरेंज करके दे,
किसको बोलूंगा मैं? लोकल बंदे को बोलूंगा। तो आलोक ने क्या किया, ये अपना इंडिया गेट, उधर उसने एक इवेंट अरेंज करके दिया। अगर प्लेस ऑफ सप्लाई इंडिया गेट बन जाएगा तो कौन से स्टेट में होगा? दिल्ली में होगा। सप्लायर किधर बैठा है? दिल्ली में। आलोक है सप्लायर, किधर बैठा है? दिल्ली में। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? दिल्ली। कौन सा टाइप का सप्लाई हो जाएगा? इंट्रा स्टेट सप्लाई हो जाएगा। मेरे को नासिक में बैठे बैठे, इम्पैक्ट मान ले नासिक में है, मेरे को इसका आईटीसी मिलेगा क्या? समझा क्या? ये इंडस्ट्री ऐसा ही है। तुम लोग क्या ट्राई करते हो? लोकलाइज्ड सप्लायर से तुम लोग सप्लाई लेने का ट्राई करते हो। प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? लोकलाइज सप्लायर लोकल जगह पे सप्लाई देगा, प्लेस ऑफ सप्लाई और लोकेशन ऑफ सप्लायर एक ही स्टेट में आ जाएगा, उससे रेसिपिएंट को आईटीसी नहीं मिलेगा। इसलिए इन लोगों ने क्या बोल दिया? प्लेस ऑफ सप्लाई दिल्ली नहीं होगा, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? लोकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड रेसिपिएंट विच इज नासिक। तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन गया? नासिक। अभी ये इंटर स्टेट सप्लाई है कि इंट्रा स्टेट? इंटर है, दिल्ली टू नासिक। कौन सा टाइप का टैक्स लगेगा? इंपैक्ट को आईटीसी मिलेगा। समझा है? लेकिन मान लो इंपैक्ट इज नॉट रजिस्टर्ड, तो फर्क ही नहीं पड़ता है। तो उसमें बोल दिया कि जहां पे इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है देन द लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है देन लोकेशन वेयर द इवेंट इज ऑर्गेनाइज्ड। यस, सब बीजेपी के अंडर ही है। ऐसा नहीं बोलते। देखो इतना बड़ा रेवेन्यू नहीं जाता है इसमें, क्योंकि ऐसा कैसा है, ये हर एक स्टेट को प्रॉब्लम होगा फिर, तो वो मैनेज हो जाता है। जैसे छोटे छोटे चीज़ों पे वो इतना ध्यान नहीं देता है। वही बोल रहा हूँ मैं, बट वो बाद में मिलेगा ना शेयर, डायरेक्टली नहीं मिलेगा। तो इसलिए देखो, स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से मत सोचो, स्टेट को कभी नुकसान नहीं होता है इसमें। स्टेट गवर्नमेंट को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, खाली प्रॉब्लम होगा तो रेसिपिएंट को हो सकता है, तो रेसिपिएंट को इधर से बचा दिया। ठीक है, गवर्नमेंट के बारे में इतना मत सोचो, बहुत कमा रहे हैं वो लोग, 15 लाख करोड़ कुछ छोटी अमाउंट नहीं। बोलो कुछ दिक्कत? लिखे इसको, समझा है ना? लिख लेते। बोल कुछ डाउट क्या? इसका भी मैच अरेंज किया क्या रे? जो अभी ये मुंबई एफसी और इसका मैच है ना, किसका? हाँ, उस केस में किसने अरेंज किया वो? हाँ, तो मतलब इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस दिया होगा किसने? समझो तूने अरेंज कर दिया, तो उस केस में जो रेसिपिएंट होगा दैट विल बी द लोकेशन। सारे टाइप के इवेंट है, स्पोर्टिंग इवेंट, कल्चरल इवेंट, म्यूजिक इवेंट, डांस इवेंट, कॉर्पोरेट इवेंट, सब कुछ इसमें आ गया। लिखो। यस, क्या कर रहे हैं? आ जाएगा ना, क्यों नहीं आएगा? तू कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ। ये कुछ तो भी इसका प्लान चल रहा है, देख लो। ए नहीं नहीं नहीं, मेरी इन्वेस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, वो बात हुआ अपना, क्या करना है? एडवांस दे दूंगा तेरे को, वापस दे देना उसको। इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस लिखो इसमें, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस बाय वे ऑफ, प्लेस ऑफ सप्लाई, एक मिनट, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस provided by way of, provided by way of, क्या कर रहे हैं लोग? ये दोनों ठीक है ना? प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ, पहला एरो डालना और उस पर लिखना ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल स्लैश आर्टिस्टिक स्लैश स्पोर्टिंग स्लैश एजुकेशनल स्लैश एंटरटेनमेंट और सिमिलर इवेंट्स और any service
any service ancillary thereto, ancillary thereto। अच्छा, ancillary service मतलब ये आलोक ने क्या किया, इंडिया गेट पे इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, आलोक ने डेकोरेशन चकाचक किया, लाइटिंग चकाचक लगाए, लेकिन सोडा उसको बनाते नहीं आता, तो उसने जकी को हायर किया। जकी इधर आया और जकी ने सबको उधर आके क्या पिलाया, सोडा बनवा के पिलाया। जकी ने सबको उधर खाना खिलाया। जकी ने इवेंट पे आके क्या किया, रेस्टोरेंट सर्विस दी। होता है ना, इवेंट कोई और ऑर्गेनाइज करता है और उधर खाने के अलग अलग होटल के स्टॉल्स होते हैं, तो उस केस में जकी ने जो रेस्टोरेंट सर्विस दी उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, वही जो इवेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई था। इवेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई जो था वही उसके एंसिलरी सर्विसेज का प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा। आलोक को गाना गाते नहीं आता है, तो उसने गाना गाने के लिए सिद्धि को बुला दिया। सिद्धि ने आके उधर गाना गाया, उधर सर्विस परफॉर्म किया, तो सिद्धि ने जो सर्विस प्रोवाइड की उसका भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, वही हो जाएगा जो इवेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई था। इवेंट का दिल्ली था ना, इवेंट का अनरजिस्टर्ड केस में क्या था, दिल्ली, रजिस्टर्ड के केस में क्या था, नासिक, तो इन सब चीजों का भी क्या हो जाएगा, नासिक। ऐसा मत बोलना रेस्टोरेंट का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है बताओ, रेस्टोरेंट सर्विस का, जहां पे सर्विस परफॉर्म की, लेकिन जकी ने इवेंट में आके रेस्टोरेंट सर्विस दी ना, इट इज एंसिलरी टू द इवेंट, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द इवेंट। और क्या था उसका, नासिक। अगर रजिस्टर्ड है तो नासिक, अनरजिस्टर्ड है तो दिल्ली। सब कुछ इवेंट का ही पार्ट मानना है और आगे सॉल्व करना है। यस, एक मिनट बोल। हाँ वही आलोक सब कुछ एक साथ सर्विस प्रोवाइड करने वाला है। मैंने आलोक को 10 लाख रुपए दिए, आलोक की जिम्मेदारी है सारे सर्विस प्रोवाइड करने की। मान लो मैंने जकी को अलग से हायर किया फॉर ओनली एंड ओनली फॉर रेस्टोरेंट सर्विस, तो उस केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, दिल्ली। अपने को रेस्टोरेंट सर्विस जहां पे प्रोवाइड की वो चेक करवाना पड़ेगा। यस, पीछे। हाँ, फूड सैंपलिंग मतलब क्या बोल, मेरे को समझे ना, एग्जांपल क्या था वैसे, टेस्टिंग वगैरह, हाँ वो सप्लाई नहीं, वो तो समझा है क्या। एक अच्छा एग्जांपल दे रहा हूं मेरे को, इम्पैक्ट रजिस्टर्ड इन नासिक, महाराष्ट्र, ऑप्टेड इवेंट मैनेजमेंट सर्विस फ्रॉम मिस्टर आलोक। अरे यार एक मिनट, इम्पैक्ट रजिस्टर्ड इन नासिक। मेरे को एक इवेंट करना था दिल्ली में, किधर इवेंट करना था, दिल्ली में, तो मैंने फॉलोइंग सर्विसेज लिए, ठीक है। आलोक से मैंने लिया इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। क्या लिया, इवेंट मैनेजमेंट सर्विस। आलोक लोकेटेड है दिल्ली में और इवेंट भी किधर हुआ है, दिल्ली में। फिर मैंने अलग से जकी को बुलाया और जकी को बोला तू मेरे को थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट सर्विस दे दे। क्या बोल दिया उसको, थोड़ा बहुत रेस्टोरेंट सर्विस दे दे। जकी भी किधर लोकेटेड है, दिल्ली में, और उसने रेस्टोरेंट सर्विस किधर प्रोवाइड की, दिल्ली में। जो आलोक ने सर्विस प्रोवाइड की फॉर इवेंट मैनेजमेंट, इसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बनेगा, नासिक। और जो जकी ने मेरे को सर्विस प्रोवाइड की रेस्टोरेंट की, उसके लिए क्या बन जाएगा, दिल्ली, जहां पे उसने रेस्टोरेंट सर्विस प्रोवाइड की। इसके आगे जाके आलोक को तो गाना गाते आता है नहीं, तो उसने अलग से 3-4 लोगों को बुलाया गाना गाने के लिए। पहले उसने बुलाया सिद्धि को, सिद्धि ने गाना गाया। फिर उसने बुलाया लाइट वाले को, लाइट वाले ने पूरा लाइटिंग वगैरह करवाया। फिर उसने बुलाया फोटोग्राफर को। किसको बुलाया, फोटोग्राफर को। तो इन तीनों ने जो सर्विस दी, सिद्धि, लाइट वाला और फोटोग्राफर, इन तीनों के केस में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, नासिक, विच इज द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ द इवेंट। समझा है। इवेंट मैनेजमेंट के अंदर जो भी चीजें आती है सबका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा नासिक, और अलग से जो भी लिया अपने जकी वगैरह से उसका प्लेस ऑफ सप्लाई बन जाएगा वो सेक्शन में जो लिखा है वो, और वो सेक्शन में लिखा था रेस्टोरेंट का, वो आ जाएगा। यस, बराबर, मैं वही बोल रहा हूँ, आलोक ने सबको मंगवाया ना, सब कुछ एक इवेंट मैनेजमेंट के पैकेज के अंदर है।
तो आलोक जब मेरे को मान ले 1 लाख रुपए का इनवॉइस रेज करेगा, तो उसमें 1 लाख में इसको अलग अलग नहीं करना पड़ेगा, 1 लाख का प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा, नासिक। बस वही बोल रहा हूँ, जो मैंने इवेंट मैनेजमेंट का पैसा दिया ना, उसको हाथ नीचे कर, समझ गया, इवेंट मैनेजमेंट का जो पैसा दिया उसमें इनका वही बोलना है कि तुमको अलग अलग से चेक नहीं करना है, सब कुछ एक पैकेज में क्लब्ड है। ऐसा मत बोलना सर रेस्टोरेंट का तो अलग से देख लेते हैं, फोटोग्राफर का अलग से देख लेते हैं, लाइट का अलग से देख सकते हैं, वैसा नहीं करना है, सब कुछ एक पैकेज में क्लब कर देना है, और उन सब का प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट। बस वैसा बोलना, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कुछ है नहीं, बस एक्स्ट्रा बोल दिया, वो सेम ही है, लॉजिक वही है। होटल बुक करवा दिया, अच्छा होटल इवेंट वाले के अंदर इंक्लूडेड है क्या, इवेंट के वो पैकेज के अंदर इंक्लूडेड है, फिर इवेंट का ही आ जाएगा, वही बोल रहा हूँ, इसमें होटल का भी सर्विस आ जाएगा। मान लो उसने होटल बुक करवा दिया, तो उस केस में क्या देखना पड़ेगा, होटल वाले केस में क्या होता है, जहां पे होटल लोकेटेड है वो सिंपल बोल, हाँ हाँ। अच्छा और एक चीज, एक मिनट, सिद्धि ने चार्ज किया 20,000, लाइट वाले ने चार्ज किया 10,000, और फोटोग्राफर ने चार्ज किया 10,000। ये किससे चार्ज किया, आलोक से चार्ज किया ना। इन्होंने तीनों ने इवेंट वाली सर्विस दी है कि इंडिविजुअल सर्विस दी है, इंडिविजुअल सर्विस दी है ना इन तीनों ने, तो इन तीनों का अलग से देखना पड़ेगा। ये लोग किसको सर्विस दे रहे हैं, आलोक, तो इनका इनवॉइसिंग अलग से होगा। मैं अभी किसकी बात कर रहा हूँ, खाली इम्पैक्ट और आलोक के बीच में के डील की बात कर रहा हूँ। इसके साथ साथ आलोक ने होटल भी बुक करवाया, क्या किया होटल ने, आलोक ने होटल बुक करवाया, होटल को उसने पे किया 10,000, होटल किसको इनवॉइस रेज करेगा, आलोक को, बराबर। तो आलोक और होटल के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, याद है क्या, इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां पे लोकेटेड है दैट इज द प्लेस ऑफ सप्लाई। तो आलोक और होटल के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ होटल, और आलोक और इंपैक्ट के बीच में प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी द लोकेशन ऑफ रजिस्टर्ड रेसिपिएंट विच इज नासिक। इसमें आलोक को कुछ दिक्कत आने वाली है क्या, सोचो आएगी क्या, इधर आलोक और होटल के बीच में, होटल भी दिल्ली में है, आलोक भी दिल्ली में, कौन से टाइप का सप्लाई, और ये होटल भी दिल्ली में है और प्लेस ऑफ सप्लाई भी दिल्ली में, कौन सा टाइप का सप्लाई, इंट्रा, कौन सा टैक्स लगेगा, सीजीएसटी और दिल्ली जीएसटी। आलोक किधर लोकेटेड है, दिल्ली में, क्या उसको दिल्ली जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा, मिल जाएगा, बात खत्म हो गई। उसके आगे जाके आलोक और मेरे बीच में, दैट इज आलोक और इंपैक्ट के बीच में कौन से टाइप का सप्लाई, इंटरस्टेट सप्लाई, कौन सा टैक्स लगेगा, आईजीएसटी। आलोक को कौन सा टैक्स पे करना है, आईजीएसटी। आईजीएसटी कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी टैक्स, IGST कैन बी यूज्ड अगेंस्ट एनी टैक्स, IGST कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी टैक्स, किसको भी दिक्कत नहीं आने वाली, समझा है क्या, हाँ ये सेट ऑफ हो जाएगा। वो जो तेरे को इधर से जीएसटी मिला ना, होटल से, सिद्धि से, फ्लाइट वाले से, फोटोग्राफर से, जो तूने आईटीसी क्लेम किया, तू मेरे टैक्स के अगेंस्ट उसको यूज कर सकता। बोलो कुछ दिक्कत है, हाँ रुक जा एक मिनट, बोल रहे, हाँ वो इंपैक्ट के अगेंस्ट यूज करेगा, यस चिन्मय। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, इवेंट मैनेजमेंट में स्पेसिफिकली ऐसा होता है, ट्रैवल एजेंट ऐसा कभी नहीं करेगा, ट्रैवल एजेंट तेरे नाम पे टिकट बुक करवाएगा, क्योंकि उसमें ऐसा कुछ प्रोविजन नहीं रहता, टिकट कैन नॉट बी रीएम्बर्स्ड और ऐसा फॉरवर्डेड। बंद कर, वो खाली होल्ड करके रखते, एंड में बुकिंग तेरे नाम पे होने वाला है, वो उनके पास एक प्रोविजन रहता है जिससे तेरा टिकट होल्ड करके रखेंगे। नहीं नहीं नहीं, उनके नाम पे परचेस नहीं होता, दे डोंट होल्ड एनी रिस्क टू दैट टिकट। नहीं रे, वो खाली एजेंट का नाम रहता है उधर कि इन लोगों ने तुम्हारा होटल बुकिंग करके दिया। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है, होटल भी जो ट्रैवल एजेंट बुक करते हैं ना, तुम्हारे नाम पे ही बुक होता है, बस ऐसा दिखता है कि हाँ ये बंदे ने बुक किया, बट नाम तेरा रहेगा। हाँ वैसा, क्लियर है, समझा है सृष्टि, पीछे सबको समझाएगा। अच्छा लिखो अभी, एक मिनट बस, और इसमें और एक, और एक लास्ट, स्पॉन्सरशिप ऑफ सच इवेंट, लास्ट स्पॉन्सरशिप, स्पॉन्सरशिप टैक्सेबल होता है क्या, कौन टैक्स पे करता है,
बट उसमें रेसिपिएंट कौन होना चाहिए? बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म। क्लियर है? बोल क्या क्या? यस यस, होटल और इम्पैक्ट के बीच में रहेगा और प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी होटल। इधर आलोक ने सब कुछ करके दिया है, 1 लाख में सब कुछ मेरा हैंडल करके दिया, उसको ही बोलते हैं इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस। समझा है ना? एक सिंगल अमाउंट के लिए सारी चीजें करवा के देना, दैट इज इवेंट ऑर्गेनाइजेशन सर्विस। अगर मैं अलग अलग वेंडर से अलग अलग चीजें खरीद रहा हूँ, होटल मैंने अलग से बुक किया, सिद्धि को अलग से मैंने बुक करवा दिया गाना गाने के लिए, लाइट वाले को अलग से बुक किया, फोटोग्राफर से अलग से बुक किया, तो ये 4 अलग अलग सर्विस हो जाते हैं। इन चारों का फिर अलग अलग से देखना पड़ेगा। इधर आलोक ने सब कुछ मेरे को करके दिया। क्लियर है? प्लेस ऑफ सप्लाई प्रोवाइडेड बाय वे ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कल्चरल, आर्टिस्टिक, स्पोर्टिंग, एजुकेशनल, एंटरटेनमेंट और सिमिलर इवेंट्स और एनी सर्विसेज एंसिलरी देयर टू और स्पॉन्सरशिप ऑफ सच इवेंट शैल बी, आगे लिखो फर्स्ट, to a registered person, to a registered person shall be the location of such person, shall be the location of such person, shall be the location of such person। सेकेंड क्या लिखो? to a person other than a registered person, to a person other than a registered person shall be the location where the event is actually held। बस इसमें और एक कैच है कि अगर इवेंट आउटसाइड इंडिया हेल्ड किया जा रहा है तो उस केस में आएगा, क्यों नहीं आएगा? तो प्लेस ऑफ रेसिपिएंट हो जाएगा। अगर इवेंट इंडिया के बाहर है तो अनरजिस्टर्ड के केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। आगे लिख देते हैं, कॉमा क्या आ गया? इफ द इवेंट is held outside India, the place of supply shall be location of recipient। तो दो केस में रेसिपिएंट का लोकेशन विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। पहला केस अगर वो रजिस्टर्ड रहा तो, और दूसरा केस अगर इंडिया के बाहर इवेंट किया जा रहा है देन इट विल बी द लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट। और बाकी सारे हर एक अनरजिस्टर्ड रेसिपिएंट के केस में इट विल बी प्लेस वेयर द इवेंट इज हेल्ड। बोलो, वो लाइट लगाना दिशा। हाँ नहीं नहीं नहीं, वो सब अपने को देखना ही नहीं। आलोक का जो इंटरनल चल रहा है वो आलोक देखेगा। इधर किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? इंपैक्ट और आलोक के बीच में। बस डन। बोल। नहीं, लोकेशन ऑफ सप्लायर किधर मैटर कर? हाँ हाँ हाँ, फिर इंटरस्टेट हो जाएगा। बराबर, वो वही चेक देखो, वो तो हर जगह पे मैटर करने वाला है। लोकेशन ऑफ सप्लायर ये चेक करने के लिए मैटर करेगा कि इट इज इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट, लेकिन प्लेस ऑफ सप्लाई निकालने के लिए मैटर नहीं करेगा, इंट्रा हो जाएगा। तो फ्लो वही है, पहले तो प्लेस ऑफ सप्लाई निकालेगा, फिर तू चेक करेगा उसको लोकेशन ऑफ सप्लायर के साथ, फिर तू डिटरमाइन करेगा आईजीएसटी है कि सीजीएसटी और एसजीएसटी। हाँ, तो इनवॉइस जो रेस करेगा वो इट विल डिपेंड ऑन दैट। डन। कुछ डाउट? अभी इसमें एक प्रॉब्लम आ सकती है, अगर इवेंट एक से ज्यादा स्टेट में रख लिया तो क्या होगा? पॉसिबल है क्या? आलोक को पैसे दिए और आलोक ने आधा इवेंट रखा दिल्ली में और आधा इवेंट रखा चेन्नई में,
तो कैसे स्प्लिट करेंगे इसको अपन? काय का प्रोपोर्शन लू? डेज का प्रोपोर्शन ले लो, नाइट्स का, जितना खर्चा हुआ इधर, इधर 1 दिन के लिए 1 करोड़ हो गया, उधर 2 दिन के लिए 20 लाख हुआ, बराबर नहीं ना? लेकिन हाँ, तो इधर इन लोगों ने क्या बोल दिया, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो कर दो। एकदम भी एकदम एम्बिगुअस है, जीएसटी में एक ही चीज है जो इधर ऐसे रख दी है। क्या बोल दिया? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करो। अगर तुम लोग कॉस्ट के बेसिस पे करते हो तो चिन्मय की बात मान लो, अगर तुम लोग डेज के बेसिस पे करते हो तो जिसने भी डेज का बोला उसकी बात मान लो। समझे? तुम्हारे जनरली अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को यूज करो, इन डेज को यूज करो और डिटरमाइन। स्पेसिफिक लिखा ही नहीं इसमें, तो यूजुअली किसके बेसिस पे करेंगे? कॉस्ट या फिर रेवेन्यू के बेस में। कॉस्ट या फिर रेवेन्यू, यस, कॉस्ट ही यूजुअली होगा, कितना खर्चा होगा, क्योंकि रेवेन्यू तो एक ही है ना। हाँ हाँ, ये प्रॉब्लम किधर आएगा? नॉन रजिस्टर्ड, यस, ये वाला प्रॉब्लम किधर आएगा मेरे को बताओ जरा। नॉन रजिस्टर्ड में ही प्रॉब्लम आने वाला है ना, ये रजिस्टर्ड वाले में ये प्रॉब्लम आने वाला है क्या? ये खाली नॉन रजिस्टर्ड वाले में प्रॉब्लम आएगा। चिन्मय क्या कर रहा है? सीधा बैठना। यस, तो ऑलरेडी अगर 2 इनवॉइस दे दिए, बाइफर्केशन दे दिया, तो प्रॉब्लम आने नहीं वाला है। ये प्रॉब्लम किधर आएगा? व्हाट इफ द रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड एंड द इवेंट इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन 1 स्टेट वेयर अ सिंगल अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर द सर्विस। स्पेसिफिक बोल दिया, रेसिपिएंट इज नॉट रजिस्टर्ड, इवेंट इज टेकिंग प्लेस इन मोर देन 1 स्टेट एंड अ सिंगल अमाउंट इज चार्ज्ड फॉर द सर्विस। ये सीधी अनरजिस्टर्ड है। इसने आलोक को दिए 10 लाख रुपए और आलोक को बोला तू टेलर स्विफ्ट को बुला इंडिया में, और तू टेलर स्विफ्ट को गाना गाने बोल मुंबई में और दिल्ली में। एक अमाउंट के लिए टेलर स्विफ्ट गाना गा रही मुंबई में भी और दिल्ली में। ये वाला प्रॉब्लम आने वाला, समझा है क्या? कुछ प्रॉब्लम है तेरे को? चिल्ला क्यों रहा है, पागल है क्या? समझा? तो कौन से रेशियो में अपन वैल्यू ऑफ सप्लाई को बांटेंगे? जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। और यूजुअली कौन से बेसिस पे होगा? कॉस्ट के बेसिस पे, कौन सी जगह पे कितना कॉस्ट लगा। क्लियर? एग्जाम्पल, पहले ऊपर का एग्जाम्पल लिख लेते। एग्जाम्पल एग्जाम्पल एग्जाम्पल, impact registered in Maharashtra, paid 1 lakh to Alok, registered in Delhi, to organize an event in Delhi. नहीं, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी, प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी, क्या होगा इसमें? महाराष्ट्र। इम्पैक्ट किधर रजिस्टर्ड है? महाराष्ट्र में, तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? महाराष्ट्र। और अगर इम्पैक्ट रजिस्टर्ड नहीं होता तो दिल्ली हो जाता। सिंपल है क्या? ये वाले इसमें, हाँ, फिर तो देखना ही नहीं पड़ता ना भाई। फिर टैक्स सप्लाई होता क्या? सप्लाई है लेकिन टैक्सेबल ही नहीं था, क्योंकि आलोक टैक्स इनवॉइस तो रेज ही नहीं करने वाला है। क्या क्या? तो आलोक अनरजिस्टर्ड है, इन लोगों ने टैक्सेबिलिटी में इनवॉइस रेज किया, आलोक के लिए पूरा कॉस्ट बन गया। इधर से जो टैक्स पे करेगा दैट विल बी हिज कॉस्ट, और आगे तो टैक्स वो चार्ज करने ही नहीं वाला है। सब जगह पे ये इनहेरेंट कंडीशन है कि सप्लायर इज रजिस्टर्ड। इफ सप्लायर इज नॉट रजिस्टर्ड देन इट इज नॉट टैक्सेबल। क्लियर? नीचे वाले के लिए एग्जाम्पल लिखे, नीचे वाले के लिए एग्जाम्पल, impact not registered
paid rupees 1 lakh to Alok to organize an event in Delhi and Chennai. To organize an event in Delhi and Chennai. As per GAP, the ratio arrived at is 8:2. As per GAP मतलब generally accepted accounting principle, the ratio arrived at is 8:2. तो value of supply for Delhi कितना होगा? 80,000. And for Chennai? बोलो, क्लियर है? कुछ दिक्कत? तो इसमें और इसके पहले वाले सेक्शन में क्या चीज़ कॉमन थी? करो इधर B2B लिख के उसको स्टार कर दो. B2B. दस हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. हाँ, क्या? क्लियर है क्या? 2 मिनट का ब्रेक ले लो. ट्वेल्व सबसेक्शन 8 किसकी बात कर रही है? फ्रीज डे, सॉरी, किसकी बात कर रहा है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स का एग्जेम्पशन याद है? क्या क्या चीजें एग्जेम्प्ट थी? एक एक करके. पहले तो बाय रोड एग्जेम्प्ट था, लेकिन जीटीए और कुरियर एजेंसी का एग्जेम्प्ट नहीं था. लेकिन जीटीए के कुछ स्पेसिफिक आइटम्स एग्जेम्प्ट थे. मिल्क, सॉल्ट, ऑर्गेनिक मैन्योर, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मिलिट्री इक्विपमेंट्स, न्यूज़पेपर, रिलीफ मटेरियल. इसको छोड़ के जो टैक्सेबल होगा उसके लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? नहीं नहीं नहीं, मैं बोला ना, क्या रे, मैं बोला ना सिमिलर चीजें हैं. तो पहला तो क्या ही होगा? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट. ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स के केस में अगर मेरा रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है तो द प्लेस ऑफ सप्लाई विल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट. और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है, किसका डिपार्चर? ट्रक का. उसके सिमिलर बोल दिया कि जहां पे तुमने गुड्स हैंड ओवर किए ट्रांसपोर्टर को, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. समझा? अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है देन द प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ रेसिपिएंट. और अगर रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं है तो उस केस में तुमने गुड्स जहां पे हैंड ओवर किए ट्रांसपोर्टर को, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. क्लियर है क्या? श्योर? लिखो. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. सिंपल है, इसमें कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है. सिंपल. प्लेस ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस. नेक्स्ट टेस्ट कब है तुम्हारा? अभी 21. ठीक. और 24 को दसरे को कुछ छुट्टी बिट्टी नहीं है क्या? बच क्या करना है तेरे को? क्या क्या? हाँ, इसको जलाना है तो जलाओ. हाँ, साइज साइज कैसे? तुम कब देखा रहा है रावण को? साइज तू हंसता वैसा इसलिए. हाँ. एक आधा कुछ बान मीन लेके आओ, थोड़ा अपन करते हैं. चटका तो भी बैठना चाहिए उसको. प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस,
by way of transportation of goods including by mail or courier उसमें first to a registered person shall be the location of such person इसके साइड में वो B2B कर दूं क्या? B2B 1 2 3 4 5 6 B2B और 10 स्टार्स. कुछ प्रॉब्लम है तेरे को? मेरे को अच्छा लग रहा है, मैं वो करना है. और सेकंड, a person other than registered person. A person other than registered person shall be. क्या होगा दिवेश इसमें? नहीं रे, जहाँ पे गुड्स हैंड ओवर किए, shall be the location at which goods are handed over for their transportation. इसमें खाली एक छोटा सा कॉम्प्लिकेशन आएगा. क्या आ सकता है? नहीं, वो सब ठीक है, सब में ये प्रॉब्लम नहीं आएगा. एक डिलीवरी के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रॉब्लम सोचो क्या हो सकता है. फर्क ही नहीं पड़ेगा दोनों में, ठीक है ना. जहां पे गुड्स हैंड ओवर किया, दैट विल बी द प्लेस ऑफ सप्लाई. रजिस्टर्ड है, लेकिन वो तो अगर अनरजिस्टर्ड है तो फिर मेरे को वो देखना ही नहीं ना, जहां पे गुड्स हैंड ओवर किए वो. क्या प्रॉब्लम आ सकता है? सोचो. एक एग्जांपल लेता हूं. नहीं रे, समझो रेसिपिएंट है रजिस्टर्ड, और चलो ठीक है, रजिस्टर्ड रेसिपिएंट के केस में तो प्रॉब्लम नहीं आएगा. लेकिन अगर मेरा प्लेस ऑफ डिलीवरी आउटसाइड इंडिया है तो उस केस में क्या हो जाएगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर मान लो नासिक में, जो मेरा ट्रांसपोर्टर किधर लोकेटेड है? ट्रांसपोर्टर इज लोकेटेड इन नासिक, ठीक है. और मैं रजिस्टर्ड हूं, इंपैक्ट इज रजिस्टर्ड, और इंपैक्ट का लोकेशन भी नासिक में. तो प्लेस ऑफ सप्लाई क्या बन जाएगा? नासिक. लेकिन मैं गुड्स भिजवा रहा हूं दुबई. इस केस में भी प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा? नासिक ही होगा, अब तक जितना पड़ा है उसके बेसिस पे. बट ये तो एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ना. ये क्या है? एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स है. एक मिनट. हाँ, ये तो एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स है ना. अगर मैं खाली नॉर्मल प्लेस ऑफ सप्लाई के लॉजिक से देखने जाऊं तो डोमेस्टिक सप्लाई दिख रहा है, लेकिन इन रियलिटी ये क्या है? एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स है. तो इस केस में क्या करें? एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स में कस्टम्स लगाना पड़ेगा. तो इन लोगों ने बोल दिया, इफ द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज आउटसाइड इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया. दोनों के लिए, ठीक है, दोनों के लिए फर्क नहीं पड़ता है. इफ द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज आउटसाइड इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया. इसका लॉजिक समझा है क्या?
अगर प्लेस ऑफ सप्लाई एंड लोकेशन ऑफ सप्लायर दोनों इंडिया में आ गया तो जीएसटी लॉ के अंदर ये डोमेस्टिक सप्लाई दिखने लग जाएगा, बट इन रियलिटी ये क्या है, एक्सपोर्ट है, इंटरनेशनल सप्लाई है, अपने को इसके ऊपर कस्टम्स लगाना है, इसलिए बोल दिया कि कोई भी केस हो, इफ द प्लेस ऑफ डिलीवरी इज आउटसाइड इंडिया देन द प्लेस ऑफ सप्लाई विल ऑल्सो बी आउटसाइड इंडिया इररिस्पेक्टिव ऑफ द रेसिपिएंट। समझा है? लिखो। हाँ हाँ, ये गुड्स का स्पेसिफिक केस है, गुड्स अगर बाहर जाता है तो वो एक्सपोर्टेशन के सर्विस में आ जाता है, लेकिन सर्विस का एक्सपोर्टेशन इतना स्ट्रिंजेंट नहीं है। समझ रहे क्या? गुड्स अगर मैं एक्सपोर्ट करता हूँ ना तो उसमें कस्टम्स लॉ लग जाता है, लेकिन सर्विस के एक्सपोर्टेशन पे कस्टम्स नहीं लगता है। याद रखना, सर्विस के इंपोर्टेशन और एक्सपोर्टेशन पे कस्टम्स नहीं लगने वाला है, कस्टम्स एक्ट इज ओनली फॉर गुड्स, इसलिए गुड्स के लिए इधर अलग कर दी। लिखो इसमें। यस, हाँ वो तो एग्जाम्प्ट ही है। क्या क्या क्या? अरे सारे टाइप के ट्रांसपोर्टेशन रे इसमें, रेलवे, प्लेन, सब कुछ आ गया, सिर्फ वैसा मत सोच, सब चीजें इसमें आ जाएगी। कुरियर वाली सर्विस आ गई, समझो, है ना? नॉट ओनली जीटीए, इधर जीटीए मैंने लिखा है क्या? नहीं ना, जीटीए नहीं, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, इट कैन बी थ्रू एनी मोड। क्लियर? लिख दे साइड में, इट कैन बी थ्रू एनी मोड। इफ, लिखो इसमें, if the transportation of goods is to a place outside India, then the place of supply shall be the place of destination of these goods. क्लियर है ना? समझाए अर्थ? वापस एक बार समझ लो, ये लास्ट वाला रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं प्लेस ऑफ सप्लाई को दुबई नहीं करता तो ट्रांसपोर्टर नासिक में बैठा है, इम्पैक्ट भी नासिक में बैठा है, ये कौन से टाइप का सप्लाई है? इंट्रा स्टेट बन जाएगा ना, लोकेशन ऑफ सप्लायर नासिक, प्लेस ऑफ सप्लाई नासिक, मैं भेज किधर रहा हूँ? दुबई। इंट्रा स्टेट सप्लाई मानना सही है क्या? इसलिए स्पेसिफिकली इसको बोल दिया कि तुम लोग दुबई को मान लो प्लेस ऑफ सप्लाई, ये बन जाएगा एक्सपोर्टेशन ऑफ गुड्स। यस, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में प्रॉब्लम नहीं आएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन इंडिया में ही माना जाता है, खाली उधर रूल्स लगते हैं, उसमें ऐसा नहीं करना, उसमें नॉर्मल लॉजिक लगेगा। हाँ हाँ, उसको डीम्ड एक्सपोर्ट मानते हैं, एक डीम्ड एक्सपोर्टेशन का कंसेप्ट होता है, सीए फाइनल में तो पड़ेगा। पूरे एक्सपोर्ट के रूल्स नहीं लगते, थोड़े बहुत रूल्स लगते हैं उसके बाद। क्लियर है क्या? कुछ डाउट? पक्का? 12(9) क्या बात करता है? पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस, पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। लाल डब्बा टैक्सेबल है क्या? नहीं है ना टैक्सेबल लाल डब्बा? वो क्या है? नॉन एयर कंडीशन स्टेज कह रहे हैं। पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस के केस में बताओ क्या होगा प्लेस ऑफ सप्लाई? वापस कनेक्टेड ही, इसलिए साथ में बढ़ा रहा हूं। अगर रेसिपिएंट को प्रोवाइड किया एंड इफ द रेसिपिएंट इज रजिस्टर्ड देन प्लेस ऑफ सप्लाई शैल बी लोकेशन ऑफ द रेसिपिएंट। लेकिन अगर अनरजिस्टर्ड है तो जहां से बस निकली वो। क्लियर है कि सर जहां पे टिकट बुक किया नहीं, डिफिकल्ट हो जाएगा ना वो मैनेज करना, तो जहां से बस निकलने वाली है वो बस, और इसमें खाली बस नहीं सब कुछ है, बस, एरोप्लेन, रेलवे, एवरीथिंग, एवरीथिंग दैट इज टैक्सेबल विल बी कवर्ड हियर। सिंपल अर्थ लिखो। यस, टाइम है कैसा बात करने का? वैसे जोल बिल नहीं करता था मैं, क्या दिख रहा हूं मैं तेरे को इधर? बोलो वेदिका बोल। इंटरनेशनल फ्लाइट्स, रुक जा, आते हैं उस पर, है ना? पहले एक नॉर्मल बात कर लेते। यस, हाँ यस, एक्सपोर्ट को इंटरस्टेट ही मानना है, बट वो इधर नहीं लिखा है, वो कस्टम्स में लिखा है, ठीक है ना?
यस, कस्टम्स प्लस आईजीएसटी दोनों लगता है। इंपोर्टेशन पे उस दिन मैंने समझाया था ना, कस्टम्स और आईजीएसटी दोनों साथ में क्यों लगता है, गुड्स का प्राइस बढ़ाने के लिए। कस्टम्स और आईजीएसटी दोनों लगता है उस पर, याद रखना। सॉरी, हाँ, कस्टम्स और आईजीएसटी दोनों। एक्सपोर्ट पे रेट बहुत कम रहता है, इंपोर्ट्स पे रेट बहुत ज्यादा होता है। चलो इसको कंप्लीट कर ले। 12 लाइन। प्लेस ऑफ सप्लाई ऑफ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विस। प्लेस ऑफ सप्लाई of passenger transportation service। पहला, to a registered person shall be the location of such person इसको भी B2 भी बोल दूं। B2B। और सेकंड, a person other than registered person to a person other than registered person shall be, क्या होगा इसमें दिवेश, shall be the place where the passenger embarks on the conveyance for a continuous journey। यस, ब्लस प्लेन सब कुछ। हाँ तो वही ना, बस थे, अच्छा सॉरी, बस निकले वैसा नहीं। अगर पैसेंजर बीच में से चढ़ा किधर से, तो जहां से पैसेंजर चढ़ा वो वाला हो जाएगा। फॉर अ कंटिन्यूअस जर्नी, क्या समझना पड़ेगा अभी, एक छोटा सा वर्ड लास्ट में ऐड कर दिया, कंटिन्यूअस जर्नी। देख ले एक बार, कंटिन्यूअस जर्नी क्या होता है। Continuous journey means a journey for which a single or more than one ticket or invoice is issued at the same time। मैंने इधर से यूएसए जाने का फ्लाइट बुक किया। यूएसए इधर से फ्लाइट तो डायरेक्ट जाती है नहीं, नहीं जाती, मान ले मेजॉरिटी फ्लाइट्स नहीं जाती। इधर से लैंड होगी फ्रैंकफर्ट में, फ्रैंकफर्ट से उड़ के जाएंगी यूएसए में। तो ये हो जाएगा कंटिन्यूअस जर्नी फॉर विच अ सिंगल और मोर देन वन टिकट और इनवॉइस इज इशूड एट द सेम टाइम, either by a single supplier of service or through an agent acting on behalf or more than one supplier of service। जब मैं बुक करने के लिए बैठा हूँ, मुझे एक ही टाइम पे पूरा जर्नी का टिकट मिल गया, वो लैंड हुआ फ्रैंकफर्ट में, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इसको मैं क्या बोलूँगा, कंटिन्यूअस जर्नी। and which involves no stopover between any of the legs for which one or more separate tickets or invoice are issued। एक ही टिकट में सब कुछ इंक्लूडेड है। इसको मैं क्या बोलूँगा, कंटिन्यूअस जर्नी। और ये पूरे जर्नी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर आई एम्बार्क्ड ऑन द जर्नी। समझाए, सिंगल जर्नी हो कि कंटिन्यूअस जर्नी हो फर्क नहीं पड़ेगा, पूरे जर्नी के लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, प्लेस वेयर द पैसेंजर एम्बार्क्स फॉर द जर्नी। सिंपल है क्या। लेकिन इसमें एक छोटा सा कैच, अगर रिटर्न जर्नी होती है ना, कभी कभी ऐसा होता है कि मैं टिकट बुक करता हूँ इवन फॉर अ रिटर्न जर्नी। समझाए, कंटिन्यूअस जर्नी और रिटर्न जर्नी में अपने को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। कंटिन्यूअस जर्नी इज ओनली वन साइड जर्नी, रिटर्न जर्नी में क्या होता है, मैं एक जगह पे जाता हूँ, वहां से वापस आता हूँ। तो रिटर्न जर्नी को सेपरेट जर्नी ट्रीट करना है,
कंटिन्यूस को एक ही ट्रीट करोगे, लेकिन रिटर्न को क्या करोगे, सेपरेट जर्नी ट्रीट करोगे। जब तुम लोग फ्लाइट, बस, वेसल कुछ भी बुक करते हो ना, उधर नीचे ऑप्शन रहता है बुक अ रिटर्न जर्नी टिकट। अगर तुमने रिटर्न जर्नी का टिकट बुक कर दिया तो रिटर्न जर्नी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी। लिख दो इधर नीचे, वही बोल, नहीं तो भी उसको सेपरेटली ट्रीट करना। ऐसा नहीं, सिंगल साइड की टिकट भी मिलती है ना, देख लेना कि सिंगल साइड का टिकट का प्राइस कितना और इसका प्राइस कितना है। हाँ हाँ, तो रिटर्न का टिकट कितने का था? नहीं नहीं नहीं, 6 का जाने का, रिटर्न का कितना था? 6 ही था ना। हाँ तो फिर 1:1 के रेशो में बांट देना 10,000 को। हाँ तो 10,000 को 1:1 के रेशो में बांट देना। बस रिटर्न जर्नी नीचे लिख देना, will always be treated as a separate journey। इस अलग बनेगा, उस साथ में बुक होता है तो भी अलग ही बनेगा। रिटर्न जर्नी विल ऑलवेज बी ट्रीटेड एज अ सेपरेट जर्नी। और इसमें तुमको टेंशन नहीं लेना है, ये किसका काम है, एयरलाइन ऑपरेटर का या फिर बस ऑपरेटर का। वो तुमको साथ में बुकिंग का खाली फायदा देते हैं, उससे क्या होगा, टिकट जल्दी बिक जाएगा, पैसा जल्दी आ जाएगा। लेकिन जीएसटी के पर्पस के लिए उसको हमेशा क्या करना है, सेपरेट जर्नी ट्रीट करना है। बोलो कुछ डाउट है इसमें? हाँ हाँ, कैंसिल किया तो पूरा रिवर्स हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। यस, कौन सा वाला? वही उन्होंने बोल दिया इधर कि कॉम्पोजिट तो मानने ही इसको, ये इसको 2 अलग अलग जर्नी मान लेना। समझो इधर से गया मुंबई से वापस रिटर्न आया नासिक, तो पहले वाला जो ट्रांसपोर्टेशन था उसमें प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा, नासिक से मुंबई गया ना, और आते वक्त मुंबई से आया तो सेपरेट जर्नी मानो, मुंबई में एम्बार्क किया तो मुंबई विल बी प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर है क्या? ठीक है, चलो थैंक यू। इसका एग्जाम्पल कल लिखेंगे अपन।